हाय स्टूडेंट्स, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते समय हम सबसे बड़ी एक सावधानी रखनी चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म बिना एरो यूज किए शो करते हैं तो 90% चांस रहते हैं कि जो एग्जामिनर है उसको कट कर देगा और नेगेटिव वो इसके जो मार्क्स हैं वो नेग्लिजिबल मार्क्स तुमको देगा, हाफ मार्क्स इसके देगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी हमें मैकेनिज्म लिखनी है, रिएक्शन की मैकेनिज्म हमें शो करनी है, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म में जहां पर भी एरो है उस एरो को हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के गेन को, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को एरो से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हमको अच्छे से ये समझ लेना चाहिए कि मैकेनिज्म के अंदर कहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वहां हम उसको क्लियरली एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चीज को क्लियर हमें ध्यान से समझना चाहिए। ओके, तो इसी सीरीज में हम आज मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं 12th क्लास की हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो चैप्टर्स हैं। उस हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में हम जितनी भी बोर्ड रिलेटेड मैकेनिज्म है उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन उन सभी को और उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम सॉल्व आउट कर पाए। तो सबसे पहले हम उसी में लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं SN1 रिएक्शन। तो 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब 1 बाय 1 समझें कि यूनिमोलिकुलर क्या है। कि जब कोई रिएक्शन कैरी आउट होती है, जब हम रिएक्शन कोई प्रोसीड करती है, तो रिएक्शन प्रोसीड फास्ट रिएक्शन भी हो सकती है, वो रिएक्शन फास्टली भी प्रोसीड कर सकती है और स्लोली भी प्रोसीड कर सकती है। तो अगर कोई रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच रिएक्शन हो रही है, तो फास्टली प्रोसीड कर जाएगी और इतनी फास्टली प्रोसीड कर जाएगी कि वो मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। तो जब इतनी फास्टली प्रोसीड करेगी तो हम उसके रेट को मेजर नहीं कर सकते। तो अगर हमें कोई भी रिएक्शंस है और हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो उसके रेट को मेजर करते हैं। तो रेट कौन से रेट को मेजर कर पाते हैं हम? स्लो स्टेप के रेट को हम मेजर कर पाते हैं। तो रिएक्शन में कुछ स्टेप इतने स्लो होते हैं कि जिनके रेट को इजीली मेजर किया जा सकता है। मीडियम रेट से रिएक्शन जहां पर प्रोसीड करती है उसके रेट को हम इजीली मेजर कर लेते हैं। और जब हम रेट को मेजर कर लेते हैं तो रेट में हम ये देखते हैं कि उस स्टेप में, स्लो स्टेप में, जिस रेट के हम मेजर कर पा रहे हैं उस स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर स्लो स्टेप में, मीडियम स्टेप में 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और अगर स्लो स्टेप में, मीडियम स्टेप में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो इसी बेस पर 1 का मीन्स क्या था? यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मीन्स जब रिएक्शन का स्लो स्टेप के अंदर केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा हो, एक स्पीसीज भाग ले रही हो, तो हम उस रिएक्शन को हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट वन N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक किसके बेस पर कहते हैं? कि रिएक्टेंट पर जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा होता है उसके बेस पर हम न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। फिलिक मीन्स अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल कौन? जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन शो करें। पॉजिटिव चार्ज से कौन अट्रैक्शन शो करेगा? पॉजिटिव चार्ज से वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन अट्रैक्शन शो करेगा जिस पर डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिस पर डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। एटम भी हो सकता है एक सिंगल, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मगर वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच किस सेंस में?
कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स दूसरी स्पीसीज को अगर लोन पेयर की जरूरत है तो एक ऐसी स्पीसीज जो दूसरे को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो उस स्पीसीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चूंकि दूसरे को पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को लोन पेयर डोनेट कर रही है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज लविंग है। और पॉजिटिव चार्ज लविंग है, न्यूक्लियस लविंग है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता है। तो वो स्पीसीज जिसके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दूसरी स्पीसीज को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसका काम करते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से अट्रैक्शन शो करते हैं और न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। नेक्स्ट वन आता है सब्स्टिट्यूशन। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर अटैक करके पहले से प्रेजेंट किसी एटम या ग्रुप को डिस्प्लेस करता है और उसकी पोजीशन पर वो खुद पहुंच जाता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल पहले से प्रेजेंट एटम या ग्रुप को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन एक्वायर करता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इस तरह से रिएक्शन में निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है रिएक्टेंट पर, और अटैक करके उस पर प्रेजेंट पहले से प्रेजेंट एटम या ग्रुप को डिस्प्लेस करता है और उसकी पोजीशन एक्वायर करता है, तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और स्लो स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कहेंगे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो SN1 हम उसको शॉर्ट में कहेंगे। तो इसी चीज का हम एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने देखे यहाँ पर, इसका अगर हम IUPAC नेम करें तो इसमें 4 कार्बन एटम लॉन्ग चेन में है, 1 2 3 4 कार्बन एटम इसमें लॉन्ग चेन में है। और इसमें सेकंड कार्बन पर Br है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, और 2 ब्रोमोब्यूटेन में Br एटम जिस कार्बन एटम पर हमारा जुड़ा है उस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ी है। एक वैलेंसी CH3 से, एक वैलेंसी ब्रोम Br से, एक वैलेंसी इथाइल से, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी है। चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ी है। तो इसलिए हमारा कार्बन एटम क्या है? हमारा ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक कार्बन है। और एसिमेट्रिक कार्बन एसिमेट्रिक कंपाउंड पर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर इसमें देखें तो ये जो हैलोजन एटम है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन एटम जो है, तो दोनों एटम 2 डिफरेंट एटम है। कार्बन और हैलोजन 2 डिफरेंट एटम है। और इसमें हैलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हैलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण क्या करेगा? हैलोजन एटम बॉन्ड ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करता है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेकर के विथड्रॉ कर जाता है। तो इस तरह से हम इसमें देख रहे हैं इस रिएक्ट मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग ये पहला स्टेप है। और इस पहले स्टेप में हम देखें कि ये पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप है। ये पहला स्टेप और पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है स्लो स्टेप में। तो क्योंकि केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। क्यों कहा SN1 रिएक्शन? क्योंकि स्लो स्टेप में केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसलिए हम स्लो स्टेप को कहेंगे बेस पर इस रिएक्शन को यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? इस स्लो स्टेप में हमारे पास 2 डिफरेंट एटम के बीच जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के बॉन्ड को ब्रेक करता है, Br निगेटिव फॉर्म होता है और कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है तो कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। पॉजिटिव चार्ज कार्बन से 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था,
तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके Br नेगेटिव, कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज आने से कार्बोकैटायन बना और कार्बोकैटायन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन से 2 कार्बन एटम जुड़े हैं, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होता है। इसके रूप में इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म हुआ। अब उसके बाद इस इंटरमीडिएट सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर क्या है, कार्बन एटम देखें तो इस कार्बन पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना ये हाईली रिएक्टिव रहेगा और हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, इसकी बहुत अधिक टेंडेंसी होगी कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए दूसरे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो इसलिए ल्यूइस एसिड की तरह से काम करता है और ल्यूइस एसिड की तरह से काम करेगा, हाईली रिएक्टिव रहेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन, ऐसा एटम मॉलिक्यूल या नेगेटिव चार्ज आयन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो अगर कोई इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये बहुत रियडली उस न्यूक्लियोफाइल से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसका जब सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में तो क्या बना, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये हमारे पास कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके पॉजिटिव चार्ज कार्बन को लोन पेयर डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को दो साइड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो 50% मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल इसकी बैक साइड से लोन पेयर डोनेट करता है और बैक साइड पर ज्वाइन कर जाता है और 50% मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव इसके फ्रंट साइड से अटैक करता है और फ्रंट साइड पर इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पर ज्वाइन कर जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। 50% मॉलिक्यूल में बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने ज्वाइन किया, 50% मॉलिक्यूल में फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल ने ज्वाइन किया। तो इस पर हमारे पास क्या हुआ, तो एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन बना, एक पेयर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। किसका, एक पेयर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। उस पेयर ऑफ कंपाउंड में अगर हम देखें कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो ये एसिमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो एसिमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मींस ये कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन को रोटेट कर देते हैं। तो जो मॉलिक्यूल, जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा उसको हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। तो इस तरह से जब बोथ साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो 2 डिफरेंट टाइप के 50% मॉलिक्यूल इसमें डेक्स्ट्रो आइसोमर बनते हैं और 50% मॉलिक्यूल इसमें लीवो आइसोमर बनते हैं। तो डेक्स्ट्रो आइसोमर वो है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं और लीवो आइसोमर वो है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो डेक्स्ट्रो लीवो मिक्सचर का 50-50% मिक्सचर बनता है और इस 50-50% मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेसेमाइजेशन। तो इस तरह से यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो पहला स्टेप था वो स्लो स्टेप था और स्लो स्टेप में केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था। इस बेस पर हमने इसको कहा कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है और इस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का स्लो स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिससे कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद ये पहला स्टेप इसमें कंप्लीट हो जाता है। दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर बोथ साइड से अटैक करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ ज्वाइन करता है और 2 टाइप के मॉलिक्यूल बनाता है।
50% मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं डेक्स्ट्रो आइसोमर, और 50% मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं लीवो आइसोमर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेक्स्ट्रो आइसोमर और लीवो आइसोमर का एक मिक्सचर बनता है, जिस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेसेमाइजेशन। अब स्टूडेंट, अब इसके बाद हम आगे देखें तो इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन से कार्बन कंपाउंड इस SN1 रिएक्शन को फास्टली देंगे और कौन से कार्बन कंपाउंड इसको स्लोली प्रोसीड करेंगे। तो उस बेस पर अगर हम इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे तेजी से जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं वो टर्सरी कार्बोकटायन, इसको तेजी से प्रोसीड करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल। तो अगर हमारे पास हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 3 कार्बन एटम से जुड़ेगा तो उसे हम टर्सरी कार्बोकटायन के टर्सरी हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्सरी हैलाइड। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो टर्सरी हैलाइड होगा, और हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर 2 कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसे हम सेकेंडरी हैलाइड कहेंगे, और हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर केवल एक ही कार्बन से जुड़ेगा फर्दर तो उसे प्राइमरी हैलाइड कहेंगे, और हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन फर्दर किसी कार्बन से नहीं जुड़ा बल्कि तीनों वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से जुड़ी है तो उसे मिथाइल हैलाइड कहेंगे। तो सबसे तेज जो रिएक्शन देगा वो टर्सरी हैलाइड के बाद सेकेंडरी हैलाइड के बाद प्राइमरी हैलाइड, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी मिथाइल हैलाइड की। क्यों होगी, किस बेस पर हमने ये ऑर्डर बताया? तो इसका जो लॉजिक है वो है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, क्योंकि जब हैलाइड में बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है, और कार्बोकटायन जो बनेगा तो अगर टर्सरी हैलाइड है तो टर्सरी कार्बोकटायन बनाएगा, सेकेंडरी हैलाइड है तो सेकेंडरी कार्बोकटायन बनाएगा, प्राइमरी हैलाइड है तो प्राइमरी कार्बोकटायन बनाएगा। तो हमारे पास ये जो कार्बोकटायन बनता उसकी स्टेबिलिटी पर हमारी रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करती है। जो टर्सरी कार्बोकटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए टर्सरी कार्बोकटायन इस रिएक्शन को फास्टली प्रोसीड करता है। सेकेंडरी कार्बोकटायन की रिएक्टिविटी जो है वो टर्सरी से कम है, सेकेंडरी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी टर्सरी से कम है, इसलिए सेकेंडरी का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कम है। प्राइमरी कार्बोकटायन की रिएक्टिविटी टर्सरी और सेकेंडरी दोनों से कम है, इसलिए प्राइमरी की रिएक्टिविटी उससे भी कम है। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पर डिपेंड करेगी। जो कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर उतना ज्यादा हाई होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्सरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, उससे कम मिथाइल। इसलिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव होगा कौन सी रिएक्शन के लिए? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो टर्सरी हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि टर्सरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? सेकेंडरी हैलाइड की। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटायन टर्सरी कार्बोकटायन से लेस स्टेबल है, और उससे कम रिएक्टिविटी होगी प्राइमरी हैलाइड की, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी टर्सरी और सेकेंडरी कार्बोकटायन दोनों से कम होती है। तो इसलिए हम इस बेस पर इसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं अब स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना सकूं। क्लियर? थैंक यू।